दो जो आज नए लोग इंडक्ट हुए हैं, इनमें से एक तो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ मैं, वो हैं ये कौसर अब्दुल्ला मलिक साहब। ये अब्दुल्ला मलिक साहब थे, बहुत बड़े दानिश्वर थे पाकिस्तान के, बहुत बड़े तरक्की पसंद, बड़ी किताबें भी लिखी हैं उन्होंने। ये वहाँ से कौसर अब्दुल्ला मलिक साहब से शुरू करते हैं, फवाद साहब पे आते हैं फिर। तो ये यहाँ पे चेयरमैन, ये PRC थे, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन हैं। बहुत पढ़े लिखे बंदे हैं, नोट। इनके वालिद साहब भी बड़े पढ़े लिखे थे, खुद भी अब्दुल्ला मलिक, ये कौसर साहब जो हैं ये पढ़े लिखे इंसान है, और मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड फैसलाबाद में रहे बड़े अरसा वहाँ पे। सो रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च के हवाले से ये बड़ी चीज़ें जानते हैं। सो ही इज़ द राइट मैन फॉर द राइट जॉब भाई मत से। अगर मुझसे पूछे ना, आपको पता है कि मैं तारीफ़ के मामले में बहुत मतलब एक कंजूस आदमी हूँ, स्पेशली पावरफुल लोगों की, ताकतवर लोगों की तारीफ़ करते हुए तो मेरी ज़बान ये लड़खड़ा जाती है। सो इट्स वेरी रेयर, बट आई मस्ट से कि ये कौसर अब्दुल्ला मलिक साहब जो हैं उसमें रहे हैं, पहले इश्यूज़ को समझते हैं। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिग चैलेंज जो है ना, कि आपकी इस वक्त एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो वो है ना, वो यील्ड है, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। जो वहाँ पे इंडियन पंजाब जो ले रहा है ना, वहाँ पे 60-70 वो बताते हैं कि मतलब मन जिन आपके हैं या कि उस पे आता है, वो लेते हैं अपनी उससे एकड़े से। हमारे यहाँ जो है वो 20 से ज़्यादा नहीं जाता। इतना फ़र्क है जिसकी वजह से वो इंडियन पंजाब की एग्रीकल्चर बहुत आगे निकलेगी। उनकी फार्मिंग मॉडर्न फार्मिंग है, उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, उनका किसान ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, उनको बहुत सारी सब्सिडीज दी गई हैं, फेवर्स दिए गए, और हमारे किसान को दबा के रख दिया गया है। उसकी जो हालत है वो आपके सामने है। सो इस वक्त ज़रूरत थी आपको, कोई नई वेराइटीज़ नहीं आ रही, काटन में भी नहीं आ रही, आपकी वीट में भी नहीं आ रही, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन वो बहुत कम गई है। दूसरी तरफ ज़रिए जो आपके रकबे थे, इलाके थे, वो सारे हाउसिंग सोसाइटीज़ ने कब्जे कर लिए हैं। लिहाजा इस वक्त हो ये रहा है कि आपके पास ना गंदम है, ना काटन है, ना शुगर है, तो ना आपके पास वो है दालें हैं, तो ना आपके पास ऑलिव ऑयल के आपने कोई प्रोजेक्ट चलाए हैं। सो सारी चीज़ें आप बाहर से मंगवा रहे हैं, जो खुद पाकिस्तान प्रोड्यूस करता था। हम कभी काटन एक्सपोर्ट करते थे, अब हम काटन इंपोर्ट करते हैं $2 बिलियन की। हम गंदम भी बाहर से मंगवाते हैं, काटन भी $10 अरब की हमने 2011 में हमने खाने पीने की चीज़ें मंगवाई थी। अब आपको ज़रूरत थी कि हमारा साइंटिस्ट जो है वो बिरादरीज़ा में बटा हुआ है यहाँ पे। मादरत के साथ हमारे जो है एग्रीकल्चर रिसर्च ये इंस्टीट्यूशंस हैं, वो यहाँ पे हमारे जाट भाई और हमारे अराई भाई जो है ना, इनके दरमियान इनकी कंट्रोवर्सी में चल रहा है। जाट साइंस आपके साइंटिस्ट हैं या आपके अराई साइंटिस्ट हैं, आपस में ही कोई एक दूसरे को नीचा ऊपर दिखाते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी एग्रीकल्चर जो है ना बैडली हिट हुई है। कोई आपके यहाँ पिछले उसमें कोई तरक्की नहीं हुई, कोई आपके पास कोई नई कोई चीज़ें आई हैं तो आप बताएं। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है, मेरी माँ और मेरे बाप दोनों किसान थे, सो आई नो दैट कि कोई इंटरवेंशन नहीं हुई, जिसका नुकसान हुआ मुल्क को भी हुआ है और आपके और फार्मर्स को हालांकि भी। यही वो एरिया है जिसके ऊपर काम होना जरूरी है ये पाकिस्तान तो की। सुन रहे हैं हम कि होता रहेगा। मतलब आखिरी जो काम करने वाले थे डॉक्टर जफर ताफ थे, कि उन्होंने काम किया एग्रीकल्चर के लिए, ही वॉज एन एक्सपर्ट। उनको जितना इन्होंने तंग किया, जलील किया, और जो उनके साथ हशर किया, वो एक अलहदा कहानी है। कि जो पढ़ा लिखा आदमी था, जो एग्रीकल्चर समझता था, उसके साथ जो इस मुल्क के इन्होंने आके नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इवन जरदारी साहब, जो उनके साथ हशर किए गए, दैट्स अनदर एक टेरिबल स्टोरी, एक मतलब ट्रेजिक टेल है। कि जो काबिल आदमी था, जो एग्रीकल्चर समझता था, इस मुल्क ने उसके साथ क्या किया है, इन मुल्क के लीडरों को, उसको छोड़ देते हैं। सो अब ये आ रहे हैं, लेकिन टाइम कितने हैं आपके पास? मतलब एक आपने वैरायटी डेवलप करनी है, कोई रिजल्ट देने। अब ये डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक साहब जो हैं, ये कोई मतलब 6 महीनों में तो आपको वैरायटीज़ नहीं करके दे सकते ना। ये मैक्सिमम आपको थोड़ा सा मतलब है कोई रोड मैप दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें करें, और कोई थोड़ी सी मतलब इनके पास स्पेस बड़ी कम है। मेरा ये ख्याल, जितनी काबिलियत है उतनी इनके पास स्पेस और टाइम नहीं है। ये अगर आके चीज़ें को ठीक कर भी देंगे एज ए टेक्नोक्रेट, जो नया पॉलिटिकल आएगा ये मिनिस्टर आपके 6 महीने बाद, वो फिर वही सिस्टम ले आएगा, अपने बंदे अपने लोग ट्रांसफर पोस्टिंग, और वही जो घपले चपले वो चलेंगे। बट एनीवे ही इज़ ए गुड चॉइस। नो कमिंग टू फवाद आपकी, हसन मेरी फवाद। आप कह सकते हैं शायद बेस्ट ओपिनियन होगी, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर को थोड़ा सा, मैंने डॉन के लिए बड़ा सा रिपोर्टिंग की हुई है। मुझे अगेन, मैं खुद किसान का बच्चा हूं, तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है कि इनको अगर काबिल आदमी, मैंने रिपोर्टिंग की हुई, बीट थी मेरी डॉन के लिए, एग्रीकल्चर मैंने की हुई है। उस वक्त इससे मुलाकात, बल्कि मेरा बड़ा अर्सा हो गया, मेरा इट्स लॉन्ग टाइम, मोर देन 10-15 ईयर जो लास्ट टाइम मिले थे। जब रिटायर हुए तो उसके बाद नहीं हुई मेरी। नो कमिंग टू फवाद हसन फवाद साहब, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। वो ये है कि फवाद हसन फवाद साहब जो हैं, ही वॉज हैविंग स्लीपलेस नाइट्स। रात को उनको नींद नहीं आती थी, ये सोच कर कि आहद चीमा साहब जो हैं, 18-19 ग्रेड के अफसर, वो शहबाज शरीफ साहब के साथ थे, वो पंजाब में थे, उन पे भी मुकदमे बने, उन पे भी केसेस बने। और वो जो हैं, जब शहबाज शरीफ साहब बने यहाँ वज़ीर आला, निसारी वज़ीर आज़म, उन्होंने आहद चीमा साहब को थ्रू थिक एंड थिन जो भी था जैसे तैसे कर करा के उन्होंने जनाब उनको क्लीन चिट दे के, और ख़ुद उन्होंने इंक्वायरियाँ वगैरह उनके खिलाफ उन्होंने बंद की, ख़त्म की। उनको उन्होंने अपना वो लगा दिया, इन्होंने यहाँ पे लगा दिया था, आपको याद है, स्टेटस दे दिया, एस्टेब्लिशमेंट दे दी थी कि आप बैठे और ब्यूरोक्रेसी को डील करें।
क्योंकि ही वॉज क्लोज टू शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब और लॉयलिस्ट है ना। शरीफ उन्हें भी अपने अपने लॉयलिस्ट जो है ना अलग 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 रखे। नवाज शरीफ साहब की अपनी पार्टी है, अपना उनका ब्यूरोक्रेटिक एक खानदानी एक उनके साथ मिले हुए हैं। नवाज शरीफ साहब के इन शहबाज शरीफ साहब के अपने हैं। अब बारी लग गई थी इनकी शहबाज शरीफ साहब की ब्यूरोक्रेट्स की। सो वो इनके करीब आ गए। डॉक्टर तकीर शाह साहब थे, वो पंजाब में उनके सेक्रेटरी थे, फिर वो उनको सेंटर में भी ले आए। फिर इसके बाद आह चीमा साहब को ले आए। फिर और दो चलो ये उन बेचारों को उनकी डेथ हुई है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, अब्दुल्ला सुंबुल साहब वो भी उसमें शामिल थे। उनके भी अगन सुनते बड़े काबिल आदमी थे। अभी एंड ही डाइड वेरी यंग, उसमें जो हार्ट अटैक उनको बताया जा रहा है वो उनकी टीम में थे। सो उनकी अपनी एक टीम थी शहबाज जो उन्होंने एडजस्ट की। इस पे अब इन्होंने अगर आपको याद हो 2-4 इंटरव्यूज़ दिए इन्होंने फवाद साहब ने अपने आप को इंटेलेक्चुअल के तौर पर, शायर के तौर पर सामने भी लाए, एक अपने आप को इनोसेंट विक्टिम के तौर पर भी पेश किया। देखें हमारे साथ ज्यादती हुई, जेल में रहे, नैब में रहे, हमने भी मियाँ साहब के खिलाफ कोई हम वादा माफ गवाह नहीं बने। आह चीमा साहब को भी ये प्रमोट किया गया और उनको मीडिया पे और सोशल मीडिया पे कि देखें जी चीमा साहब भी 18 महीने जेलों में रहे और इन्होंने भी कोई वादा माफ गवाह नहीं बने और वो भी नहीं बने। वो असल में बेसिकली इनको आईना दिखाना की कोशिश कर रहे थे पीटीए के लोगों को, जो पीटीए वाले छोड़ के ना इनको इमरान खान साहब और कंपनी को वो इनका कंपैरिजन करते थे, इनको शर्म दिलाने की कोशिश करते। ये देखें 2 ब्यूरोक्रेट थे, इन्होंने तो नहीं छोड़ा, ये तो उनके चक्कर में नहीं है। लेकिन साथ में ये होगा चीमा साहब को तो उनकी लॉयल्टी का जेल में बैठने का मिल गया, वजीर शजीर बन गए। आज चीमा साहब को नहीं, इनको सारी फवाद साहब उनसे बड़े ब्यूरोक्रेट अपने आप को समझते थे। ये कहते थे मैं तो नवाज शरीफ साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, ये उसके नवाज शरीफ साहब के एलडीए के या दीगर मामला देखते 18 या 19 के अफसर थे, मैं 22वें ग्रेड में बैठा हुआ था। तो मुझे तो कोई उन्होंने वो नहीं किया, कोई रिवार्ड नहीं दिया, मुझे तो कहीं पे कोई जॉब नहीं दी गई, मुझे तो किसी ने वजीर नहीं बनाया। सो ब्यूरोक्रेट्स में मतलब रेवलरीज होते हैं, जैसे मीडिया में होती हैं, जैसे जुडिशरी में होती हैं, जैसे हर शोबे फिक्र में होती हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स के भी होती हैं कि तकीर शाह साहब भी वो दोबारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, आज चीमा साहब भी दोबारा मिनिस्टर लग गए एस्टेब्लिशमेंट के। मतलब ग्रेड 18-20 का अफसर जो ग्रेड 22वें के लोगों को बैठ के हैंडल कर रहा है। तो मैं किधर हूँ? मैं फवाद, मैं वेयर आई मैं, तो मैं कहाँ पे हूँ? सो अब ये लगता है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को क्योंकि उनके अगेन जो सारी वो नॉमिनेशंस हो रही हैं इस कैबिनेट में मोस्टली लोग आप देखेंगे आपको नवाज शरीफ साहब को ज्यादा लगता है। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो इससे ये भी इंडिकेशन है कि नवाज शरीफ साहब को, जो मैंने उनसे मुर्तजा शाह साहब से पूछा था, सो पहले से चीजें तय हो रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ रहे हैं। सो जो हार्ट बर्निंग थी फवाद साहब की आफ्टर द एलिवेशन ऑफ आहा चीमा साहब, वो सेटल्ड इन ए सेंस कि अब वो भी वजीर बन गए। अच्छा तकीर शाह साहब जो हैं वो उनके बारे में मशहूर है कि जो भी तनकीद हम भी करते रहते थे, लेकिन गो गेटर्स हैं, काम करने वाले हैं, उनकी कबलियत के हवाले से बहुत सारे लोग उनकी तारीफ भी करते हैं तकीर शाह साहब की कि वो उसमें तकीर शाह साहब भी रिटायर हो गए थे। उनके रिटायरमेंट के बाद भी वो कहा गया है कि वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं इनके साथ ये जो हैं आपके नए निगरान वो जो हैं सेटअप जो है आपके जो वजीर आजम है। सो वहां पे आप अपने आप को वो लेफ्ट आउट फील कर रहे थे फवाद साहब। सो इट्स ऑल अबाउट द लॉयल्टीज कि फवाद ने कहा जो मैंने जो आपके लिए कुर्बानियां दी 18-20 महीने जेल में बैठा रहा तो मुझे क्या सिला मिला। आह चीमा को भी मिल गया, बाकियों को भी मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला? तो मियाँ साहब ने कहा जनाब कि इन्होंने भी तुझे वजीर बनाओ तो एल है जी आपने जो हो सकता है इनकी जेब में 2-4 बम पटाखे हूँ और वो ये भी फोड़ दें और हो सकता है मुल्क तरक्की कर दे। तो लेट्स सी कि क्या जाता है। सो बेसिकली इसके पीछे ये कहानी थी कि जो जेल में गया है उन्होंने कहा जेल में हम आपकी खातिर जेल गुजारी है, हमें अब वो चाहिए, हमें रिवार्ड चाहिए, बाकियों को जेल वालों को किया है हमें भी करें। सो फवाद को भी उन्होंने कहा अहम भाईजान आप भी इसमें अपना हिस्सा बकदर जुस्सा जो इसमें शब्द मिलता है आप भी निकाल लें यहाँ।